हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एस सी दुबे के बारे में। ठीक है, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं एस सी दुबे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। कल यानी कि 25 है, कल 25 जून 2021 कल आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा इंग्लिश में। तो आज हम लोग सिर्फ हिंदी में देखेंगे इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस बेसिकली बीए के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए बनाए गए हैं। बट ये सारे ही जितने भी सोशोलॉजी से रिलेटेड लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है ये। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। आपको मालूम होगा कि एस सी दुबे ने किस जनजाति पर अध्ययन किया है, कमार। ठीक है, और इसी से रिलेटेड इनकी एक बुक भी आई थी जो कि वर्ल्ड फेमस थी। वो किताब इंटरनेशनली उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही। तो ये जो कमार जनजाति है ये कहाँ पे रहती है, इंडिया में। तो आंसर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति है। अगला सवाल है, वोट बैंक की अवधारणा किसने दी। आपने बहुत बार सुना होगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वोट बैंक। वोट बैंक के बारे में किसने सबसे पहले हमें बताया। आंसर है आपका एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने वोट बैंक की अवधारणा दी थी। अगला सवाल है आपका, शमीरपेट गांव किस राज्य में स्थित है। एस सी दुबे का जब हम नाम लेते हैं तो शमीरपेट को हम कैसे भूल सकते हैं। शमीरपेट के बारे में हम अभी आगे वीडियो में और आगे जानते चले जाएंगे। ठीक है, शुरुआत हो गई है कि शमीरपेट गांव किस राज्य में स्थित है। आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। देन अगला सवाल है आपका, किस पुस्तक में भारत के उत्तर प्रदेश के रणखंडी गांव के नहीं होगा, गांव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। तो वो एस सी दुबे ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उत्तर प्रदेश के रणखंडी गांव का में एक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो उसका विश्लेषण किया है और उसी विश्लेषण को उन्होंने अपनी एक किताब में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो उस किताब का नाम क्या है, ये आप देख सकते हैं, एस सी दुबे की फेमस बुक इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस। अगला सवाल है आपका, दुबे जी ने अपनी पुस्तक एक भारतीय ग्राम, ये पुस्तक का नाम है, के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन प्रस्तुत किया है। यानी कि एक भारतीय ग्राम जो उनकी किताब है इसमें इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है, उस गांव का नाम बताइए। आंसर है आपका शमीरपेट गांव। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था शमीरपेट गांव किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है ना। और जो उनकी किताब है एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज, तो उसमें उन्होंने शमीरपेट गांव की ही स्टडी की है। देन अगला सवाल है आपका, एक भारतीय ग्राम में के अध्ययन में दुबे जी ने कौन सा दृष्टिकोण इस्तेमाल किया है। जो आपने अभी अभी किताब देखी एन इंडियन विलेज, ठीक है, जो जिसमें इन्होंने किसकी स्टडी की है, शमीरपेट गांव की, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो उसमें इन्होंने कौन से दृष्टिकोण से स्टडी की है, कौन सा पर्सपेक्टिव अपनाया है, दृष्टिकोण कौन सा है। आंसर आप देख सकते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, दुबे जी ने शमीरपेट गांव के त्योहारों को कितने भागों में विभाजित किया है, उनके नाम बताइए। शमीरपेट गांव की जब वो स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और कौन सा पर्सपेक्टिव लगाते हैं, कौन सा परिप्रेक्ष्य या कौन सा दृष्टिकोण लगाते हैं, वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो वही दृष्टि लगा करके, वही दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके इन्होंने शमीरपेट का गांव का अध्ययन किया और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ों को हमारे सामने क्लासिफाई किया है ना। तो उसी में एक है इनका कि त्यौहार के बारे में उन्होंने बताया है कि शमीरपेट गांव में त्यौहार मनाए जाते थे और सारे त्योहारों को उन्होंने कुछ भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से वो भाग है जिसमें उन्होंने शमीरपेट गांव का विभाजन किया है और उसका नाम क्या क्या है, कितने भाग है वो, है ना। तो आंसर क्या है आपका, शमीरपेट के जितने भी गांव हैं उसको टोटल इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, हिंदू त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार, गांव के त्यौहार, है ना। ये 3 टाइप के त्यौहार इन्होंने
क्लासिफाई किए हैं, और जिसमें एक है आपका हिंदू त्यौहार, देन मुस्लिम त्यौहार, फिर गांव के त्यौहार। अगला सवाल है आपका, शमीरपेट गांव के समाज की संगठनात्मक संरचना के आधार पर गांव के सबसे ऊंचे पद का नाम क्या है? अगर हम संगठन की बात करें, है ना, लोग जो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, वो जो संगठन बना करके रहते हैं, या जो न्यायिक संरचना है वहाँ की, है ना, तो उसके आधार पर अगर हम गांव के सबसे ऊंचे पद की बात करें तो गांव में सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा पद गांव में होता है गांव के मुखिया का, जिसे बोला जाता है देशमुख। समझ गए? गांव का मुखिया गांव में सबसे ऊंचा है, और जिसका नाम क्या है, जिसे हम पुकारते क्या है, वो मुखिया नहीं बोलते हैं, उसे वो लोग बोलते हैं देशमुख आ गए, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं मुखिया जी आ गए, तो ये लोग क्या कहते हैं, देशमुख। फिर उन्होंने शमीरपेट गांव की पारिवारिक संरचना का भी अध्ययन किया है। तो पारिवारिक संरचना उन्हें शमीरपेट गांव की कैसी मिली? कैसी थी गांव की पारिवारिक संरचना? गांव की पारिवारिक संरचना उन्होंने देखा कि पितृसत्तात्मकता थी वहाँ पर, और वहाँ पर संयुक्त परिवार पाए जाते थे, और पितृवंशीय थी, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, पितृवंशीय, सही कर लीजिएगा, है ना, पितृवंशीय मतलब पिता से आगे वंश बढ़ता है, और वहाँ पे पितृसत्ता मिलती है वहाँ पे आपको, और संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, है ना। दुबे जी ने गाँव में जो त्योहारों का विभाजन किया है कि हिंदू के त्यौहार, मुस्लिम्स के त्यौहार और गांव के त्यौहार, तो उसमें से उन्होंने गांव के त्योहारों में क्या क्या, कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, तो वो आप लोगों को बताना है। तो हिंदुओं के त्योहारों में आता है, आप सभी ने सुना होगा ये सारे नाम, रामनवमी, टोली एकादशी, नागुला पंचमी, राखी पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, तिलक संक्रांति, शिवरात्रि, होली एट्सेट्रा, है ना, जो लगभग सारे जगह मनाया जाता है। हमारे पूरे भारत देश में हिंदू फैले हुए हैं, तो हर जगह ये आपको फेस्टिवल्स दिखेंगे, है ना, और उस गांव में भी ये फेस्टिवल्स लोग मनाते थे। तो ये हिंदुओं के त्यौहार हैं। ऐसे दुबे ने कुछ मुस्लिम्स के त्योहारों के उदाहरण बताए हैं, तो वो आपको बताना है कौन कौन से हैं। ये भी आपने नाम सुना होगा, मुहर्रम, ठीक है, मिलाद शरीफ, 11वीं शरीफ, शबे मेराज, शबे बारात, रमज़ान, ईद उल जुहा इत्यादि। देन अगला क्वेश्चन है आपका, शमीरपेट का अध्ययन करते हुए दुबे जी ने गांव के संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया है? आपने सुना होगा हिंदू लोग जो होते हैं वो 16 संस्कार पूरी जीवन में वो लोग पूरे करते हैं। तो वैसे ही गांव में जो बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स बहुत सारे रहते थे, है ना, और हिंदू भी रहते थे, सारे लोग रहते थे आपस में मिलजुल करके। तो उस गांव की वो स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें कौन कौन से संस्कार मिले, और उन्होंने उन संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया है, ठीक है। तो वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि संस्कारों को, जो एस.सी. दुबे हैं शमीरपेट का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने उस गाँव के संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया है, वो कितने भाग बताने हैं आपको, है ना। देखो 3 भागों में विभाजित किया है, देख सकते हो आप, 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग है वो? एक तो जन्म से संबंधित लोग संस्कारों को पूरा करते थे, एक जब युवावस्था आती थी तो उससे रिलेटेड कुछ संस्कार पाए जाते थे उस गांव में, तो ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक है आपका लास्ट, मृत्यु से संबंधित संस्कार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शमीरपेट गांव का अध्ययन करते हुए दुबे जी ने ग्रामीणों में किस भूत का सबसे अधिक डर पाया? देखो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा झाड़ फूँक और ये ताबीज़ वगैरह, गंडे ताबीज़ में विश्वास रखते थे, और गांव के पूर्वी भाग में एक भूत का बहुत ज़्यादा डर पाया जाता था, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के गांव के अंदर भूतों में विश्वास था लोगों का, है ना। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीणों में किस भूत का डर पाया जाता था? उस भूत का नाम भी है, क्या नाम है उस भूत का? गांव के पूर्वी भाग में कुछ भूत मतलब एक भूत का नाम है रेड्डी के भूत, है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा ये लोग मानते थे और उससे डरते थे। और वैसे तो उन्होंने कहा एस.सी. दुबे ने कि जिन भूत प्रेतों में लोग विश्वास करते हैं उस गांव में, अगर हम उनकी काउंटिंग करें तो 40 से भी ज़्यादा भूतों में वो विश्वास रखते थे।
देन अगला क्वेश्चन है आपका, दुबे जी ने परंपराओं को कितने भागों में बांटा है? परंपरा का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, परंपरा के बारे में भी उन्होंने बताया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, उन्होंने इस परंपरा पर भी अपने विचार दिए कहेंगे, है ना। तो उन्होंने परंपरा पर भी अपने विचार दिए और परंपराओं को उन्होंने टोटल सारी परंपराओं को उन्होंने कुछ भागों में विभाजित किया है। तो वो टोटल कितने भाग हैं? तो उन्होंने याद रखिएगा 6 भागों में परंपरा को विभाजित किया है दुबे जी ने, ठीक है। अब दुबे जी ने 6 परंपराएं बताई हैं अगर 6 प्रकार की, तो वो कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। शास्त्रीय परंपरा, सबसे पहली परंपरा है शास्त्रीय परंपरा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे शास्त्रीय परंपरा। फिर है आपका उदीयमान राष्ट्रीय परंपराएं, फिर स्थानीय परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं, उप सांस्कृतिक परंपराएं, पश्चिमी परंपराएं, ठीक है। ये 6 टाइप की परंपराएं हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा, ऐसी दुबे ने बताई हैं। देन अगला सवाल है आपका, 2 प्रकार की अवधारणाएं, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। ये 2 अवधारणाएं हैं, लघु परंपरा की और वृहद परंपरा की। ये किसने दी हैं? सबसे पहले किसने बात की थी लघु परंपरा की और वृहद परंपरा की? आंसर है आपका रॉबर्ट रेडफील्ड, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला सवाल है आपका, शास्त्रीय परंपराएं रेडफील्ड द्वारा दी गई किस प्रकार की परंपरा से मेल खाती हैं? रेडफील्ड ने 2 प्रकार की परंपराएं बताई हैं। अब उन 2 परंपराओं में अगर उन 2 परंपराओं की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो उनमें से कौन सी ऐसी परंपरा है जो एस.सी. दुबे की शास्त्रीय परंपरा से मैच करती है? आपको बताना है। आंसर है आपका वृहद परंपरा, ठीक है। वृहद परंपरा शास्त्रीय परंपरा से मेल खाती है। अगला सवाल है, भारत के मूल धार्मिक ग्रंथों में दुबे जी द्वारा दी गई किस प्रकार की परंपरा पाई जाती है? अगर हम मूल धार्मिक ग्रंथों की बात करें, भारत में जितने भी मूल धार्मिक ग्रंथ पाए जाते हैं, तो जो दुबे जी ने 6 प्रकार की परंपराएं बताई हैं, तो उसमें से कौन सी ऐसी परंपरा है जो मूल धार्मिक ग्रंथों में जो है पाई जाती है, उसका वर्णन पाया जाता है? तो आंसर है आपका शास्त्रीय परंपराएं। अभी भी इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, फैक्चुअल आंसर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो अभी आपको एक और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम्स के लिए यही सेम क्वेश्चंस रहेंगे, इसको इंग्लिश में आपको मिल जाएगा कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।